डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ा। हमने इससे पहले ब्रेन के मुतलिक पढ़ा, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं उनके मुतलिक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने स्पाइनल कार्ड्स के मुतलिक पढ़ा कि स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा और स्पाइनल कार्ड की जो समरी पढ़ी उनके फंक्शन कैसे होते हैं, उनका क्रॉस सेक्शन देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेटा याद रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए सेंट्रल में तो दो चीज़ें थी, ब्रेन था और स्पाइनल कार्ड था, ठीक है। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व्स होती हैं, ठीक है। और यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम नर्व कहते हैं। तो इस पे नर्व पे मुश्तमिल होती हैं। अब नर्व होती हैं दो तरह की, एक वो होते हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से निकलती हैं और एक वो होती हैं जो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। तो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? ये क्रेनियल नर्व और जो है स्पाइनल नर्व्स मिलकर ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब देखें, अब जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, तो ये वो नर्व्स होती हैं डेट आर इमर्ज फ्रॉम द वो डायरेक्टली इमर्ज होती हैं कहाँ से? ब्रेन से डायरेक्ट निकलती हैं। और स्पाइनल नर्व होती हैं जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। ये नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो अब जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, तो इसके बेटा ये जो होती हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के। ये आपका एमसीक्यूज है। और इसके अलावा जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 नर्व्स होती हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज आता है कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इज क्लियर? अब हमने पहले पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया। देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक का नाम था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये दो ब्रांचेज हैं किसके वाला? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किससे बिलोंग करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक इंक्लूड होता है। क्लियर? अब देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल पे नोट करना होगा। आपको एक एग्जांपल को अपने जहन में लाए। देखिए अगर एक आदमी है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है, इसके सामने एक चले ये लाइन आ जाता है, एक बहुत खतरनाक कुत्ता आ जाता है, डॉग आ जाता है, तो ये इसके सामने आ जाता है। तो आप खुद इमेजिन करें, आपके सामने एक वैश्य कुत्ता आ जाए या शेर आ जाए तो आपको क्या होगा? आप अपने आर्गन को देखें। सबसे पहले आप अपने आर्गन को देखें, आई। तो आपकी आई क्या हो जाएंगी? आपकी आई डायलेट हो जाएंगी, इसका प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपकी आंखें से फटी की फटी रह जाएंगी, ठीक है। आपको भागने के रास्ता ढूंढेंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मीडियोसिस। प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम में प्यूपल क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट ऑर्गन जो है आपके है हार्ट का। देखिए हार्ट क्या होगा? ऑटोमेटिकली हार्ट रेट जो होगा वो, उसका हार्ट रेट कहाँ कर जी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट विल बी इंक्रीज। सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट की कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इनकी भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन। देखिए ये एक आपके पास ब्लड वेसल है तो इसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायमीटर इसका स्मॉल हो जाएगा ल्यूमन का।
तो इससे कंट्रैक्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके सांस पे क्या असर होगा जब आपके सामने एक जंगली कुत्ता खड़ा है या एक पागल कुत्ता खड़ा है या दूसरे लफ्ज़ों में लाइन खड़ा है, तो आपके सामने आपकी जो सांस क्या हो जाएगी, आपकी सांस तेज हो जाएगी, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रोंको डायलेशन। अब देखिए इफेक्ट ऑन द लंग्स, इफेक्ट ऑन द लंग्स, तो क्या होगा? ब्रोंको ब्रोंको डायलेशन, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, आपकी सांस रेस्पिरेशन रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके। और देखें फिर इसके बाद आपके सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड्स क्या पैदा करते हैं? सिलाइवा पैदा करते हैं। जब आप कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, अच्छी चीज़ का सोचते हैं, तो आपके मुंह में सिक्रीशन पैदा हो जाती है, सिलाइवा ग्लैंड। लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई ऐसे लाइन खड़ा है, तो आपको खाने की क्या पड़ेगी? आपकी अगर कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप कहेंगे जो कुत्ता तू खड़ा रहे, शेर तू यहाँ रुका रहे और मैं खाता रहूँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। तो सिलेवरी ग्लैंड जो है ना, ठीक है ना, तो बेटा देखिए ये जो है बहरहाल सिंपैथेटिक सिस्टम में इसके लिखा हुआ है नो इफेक्ट होता है, इसका क्या होता है? नो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सिलेवरी वहाँ रोने का तो टाइम होता नहीं है भाई, जान बचाने का टाइम होता है। जब इस किस्म की इमरजेंसी पड़ जाती है ना, तो बंदा बैठ कर रोता नहीं है, वो भागता है, या लड़ता है या भागता है, ताकि वो फाइट करे या फ्लाई करे। तो इसलिए सिंपैथेटिक सिस्टम का एक और नाम होता है फाइट एंड फ्लाइट। ओके, फाइट, इसे इमरजेंसी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा अब देखें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, रेस्पिरेशन इंक्रीज हुआ, आंखें आपकी डायलेट हुई, तो और इसके अलावा क्या होगा जी, आपका जो जीआईटी ट्रैक होगा, जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट कम हो जाएगी। स्टमक है तो स्टमक की मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी, स्टमक की मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी, आपके डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। और इवन स्टमक के अंदर जो सिक्रीशंस होगी ना, सिक्रीशन वो भी कम हो जाएंगी, सिक्रीशन भी कम हो जाएंगी। और इंटेस्टाइन है, देखिए आप आर्गन क्या है, इंटेस्टाइन लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। इट्स मीन सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका डाइजेशन का अमल कम हो जाएगा। ओके। तो और इसके अलावा जबकि आप पैरासिम्पैथेटिक, इसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसे क्या, किसका दूसरा नाम क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ओके। देखिए जब आपको खाने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप इजी होगे, अमन होगा, तो आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा? जब पैरासिम्पैथेटिक, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? आई जो है वो प्यूपल का है, प्यूपल का साइज कम हो जाएगा और इसके अंदर कंट्रैक्शन हो जाएगी, इसे कहते हैं मियोसिस कहते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ डायलेट हुआ है, यहाँ पे कंट्रैक्शन हुई है। और टीयर्स ग्लैंड है, तो लैक्रिमेशन जो है वही बढ़ जाती है, लैक्रिमेशन होती है, जबकि यहाँ लैक्रिमेशन नहीं होती। सिलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपके डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ सके, जबकि यहाँ पर क्या कर देते थे? सिलेवरी ग्लैंड सलाइवा को डिक्रीज कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर हार्ट रेट क्या कर रहा था? तो इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर हार्ट रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ब्लड वेसल जो है सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता था? ये अपना वेजो कंस्ट्रिक्शन, ल्यूमन का साइज कम हो जा रहा है, लेकिन आपने याद रखना है कि ब्लड वेसल का ल्यूमन यहाँ पर बढ़ जाता है, तो वेजो डायलेशन। तो इस समय को क्या कहते हैं? वेजो डायलेशन, यहाँ वेजो डायलेशन का अमल बढ़ जाएगा। अब लंग्स में देखिए मैंने क्या कहा था कि लंग्स में ब्रोंको डायलेशन हो गई, जिसकी वजह से सांस का अमल तेज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी और सांस लेने का अमल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखिए मैंने डाइजेशन का अमल क्या है अपना सिंपैथेटिक में कम हुआ है, तो यहाँ पे जीआईटी स्टमक की मूवमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे सिक्रीशन भी
ज़्यादा हो जाएंगी और यहाँ पर भी सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाएंगी। तो दोनों, ताकि इसका जो ये अमल है डाइजेशन का अमल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और जो है बाकी चीज़ें सिक्रीशन भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इसके मुकाबले में और जो सिंपैथेटिक है वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का अमल बढ़ जाता है, आंखें डायलेट हो जाती हैं और बाकी जो है डिप्रेस हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है तो एक बात एक याद रखिए, आगे हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर समझने में। तो ये याद रखना कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक का सिस्टम होगा ना अफेक्टर के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो हमेशा एसिटाइल कोलिन होगा, एसिटाइल कोलिन होगा, ठीक है ना। और जहाँ पे यहाँ पे फैक्टर के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एफिन होगा या एड्रीनालीन होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये आगे हम न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा। हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व पे मुश्तमिल होता है। फिर हमने कहा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इफेक्टर साइड पे वो हमेशा एफिनेफ्रिन पैदा होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन पैदा होता है। ओके, तो ये हम डिटेल के साथ इसे पढ़ेंगे। फिर कुछ आपकी बुक में इफेक्ट डिस्कस किया गया है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, एमसीक्यूज की सूरत में आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। याद रखिएगा जब इमरजेंसी हो जाएगी ना तो वहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम होगा और जहाँ पे रेस्ट और डाइजेस्ट अमन होगा तो वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। सिस्टम दोनों बैलेंस हो तो इंसान हेल्दी रहता है। अगर इनमें से कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान की जो है एफिशिएंसी हेल्थ वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों में बैलेंस रखा हुआ है, एक चीज़ को बढ़ा रही है और एक चीज़ को कम कर रही है। एट ए टाइम इंसान में दोनों सिस्टम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहाँ पे फिर सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे क्या होगा, आई डायलेट हो जाएंगी, टीयर्स जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सलाइवा जो है आपका मुंह खुश्क हो जाएगा, आप जंग की हालत में हो, खौफ की हालत में हो, आपका सलाइवा कम हो जाएगा, मुंह खुश्क हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल जो है ये कंट्रैक्शन हो जाएगी, लंग्स जो है ये वेजो ब्रोंको डायलेशन करेंगे, सांस का मल तेज हो जाएगा, जीआईटी स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाएगी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी कम हो जाएगी, सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। तो ये तो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और इसके बिल्कुल अपोजिट सिस्टम में देखें जी, डायलेट ऑफ पीपल, नो इफेक्ट ऑन द लैक्रिमल जीआईटी ट्रैक पे, सलाइवा जो है वो कम हो जाएगा और इसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी और जीआईटी मोटिलिटी कम हो जाएगी और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये बेटा आप अपने ज़हन में इसको इसी सिचुएशन में अपने आप को इमरजेंसी में डालकर देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमारे लिए सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे साथ सिंपैथी करता है। वो हमें कहता है कि या तो फाइट करो या फ्लाइट करो, ठीक है। तो रेस्ट और डाइजेस्ट में बिल्कुल अपोजिट होता है। इट्स ऑल अबाउट टुडे, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द साइनेप्सिस क्या होते हैं, ठीक है। आज भी एक दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें है जी हमारे पास लफ्ज़ है साइनेप्सिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस समझना है और बहुत ही आसान है। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जी, नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर तीसरे न्यूरॉन, इस तरह ये करते करते पता नहीं ट्रिलियन मिलियन जितने भी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स ऐसे मूव करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और इस न्यूरॉन के दरमियान एक गैप तो होगा ना, ये गैप तो होगा। इवन के यहाँ तक कि ये
अपना जो है आपका फैक्टर है उसकी मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो अब इसको समझने के लिए एक साइनेप्स को समझना कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी जगह कैसे जाती है, तो उसके लिए पहले हमें साइनेप्सिस के मुतल्लिक समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे पास एक, ये देखिए मैं आपके सामने एक साइनेप्सिस न्यूरॉन बनाता हूँ, ठीक है, और ये वेजल्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इसके जो दरमियानी फासला है, इस फासले को हम कहते हैं साइनेप्स, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं कि दो न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन होता है, जो डिस्टेंस होता है, हम उसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे मूव करती है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो भाई देखो ना, साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज ए जंक्शन पॉइंट है ऑफ कंटैक्ट, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में आके इकट्ठे होते हैं और उनके दरमियान एक फासला होता है। यहाँ से ये जो इसे साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्टिक लेफ्ट भी कहते हैं। तो इस साइनेप्सिस से जो पहले वाला न्यूरॉन है उसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक एंड, और जो इसके आगे इस साइनेप्सिस के इस तरफ जो अगला जहाँ नर्व इम्पल्स ने जाना है उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक एंड, प्री साइनेप्टिक एंड और पोस्ट साइनेप्टिक एंड। इस एंड पे, पोस्ट साइनेप्टिक एंड पे रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, जहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर अटैच होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी साइनेप्सिस होगा तो उसके तीन हिस्से होंगे, एक तो होगा प्री साइनेप्टिक एंड और एक होगा पोस्ट प्री साइनेप्टिक एंड और पोस्ट साइनेप्टिक एंड, और जो दरमियान वाला रास्ता फासला होगा इसे कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये साइनेप्सिस के मतलब आपको तीन टर्मिनोलॉजीज का आना ज़रूरी है, प्री साइनेप्टिक एंड, पोस्ट साइनेप्टिक एंड और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, ओके। तो अब ये देखिए हम ये पढ़ लेते हैं साइनेप्सिस क्या होता है कि ए सिनेप्सिस इज ए जंक्शन, जंक्शनल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, देखिए जंक्शनल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, बिटवीन द, देखिए ये न्यूरॉन नंबर 1 और ये न्यूरॉन नंबर 2, ये बिटवीन द टू न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्स, और ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड न्यूरॉन, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड न्यूरॉन। अब बात समझ आइए ना? देखिए जंक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, और नर्व इम्पल्स ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। और पूरे साइनेप्सिस में तीन टर्मिनल, एक होता है प्री साइनेप्टिक एंड, देखिए प्री साइनेप्टिक एंड हो गया, तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के लफ्ज़ से इसने इसे डिस्कस किया है। और दूसरा पॉइंट है ये जो गैप है इसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीसरा जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक एंड, इसे कहते हैं रिसेप्टर साइट और पोस्ट साइनेप्टिक एंड कहते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस करेंगे तो वो दो तरह से हो सकती है। एक होते हैं अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ साइनेप्स, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर? अगर हम करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स बेस्ड ऑन द किसका, बेस्ड ऑन द फंक्शन, जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो तीन तरह के होते हैं। एक जिसमें कोई केमिकल रिलीज होगा तो हम उसे कहेंगे ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिर एक इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन होगी, और कुछ होंगे जिनमें केमिकल की इन्वॉल्वमेंट भी होगी और इलेक्ट्रिक करंट की भी होगी, तो उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड साइनेप्स कहते हैं।
तो फंक्शन के लिहाज से कितने हो गए साइनेप्सिस? 3 किस्म के, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मिक्स्ड, ठीक है। और इसके अलावा जो है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी न्यूरॉन हो तो उसके ये 3 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइड्स, ठीक है बेटा, और ये सेंट्रल पार्ट जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म से कहते हैं सोमा, और ये क्या होता है एक्सॉन, और ये लेटरल, और ये टर्मिनल। क्लियर हो गया? तो ये अब दूसरा न्यूरॉन भी इसी तरह होगा, हर न्यूरॉन तो इसी तरह का होगा। आप देखें जंक्शन किस तरह का हो सकता है, एक है एक्सोडेंड्राइड, यानी कि एक्सोडेंड्राइड किसी के एक्सॉन के साथ, ये देखिए ये डेंड्राइड के साथ किसका गैप आ रहा है, ये एक्सॉन का, किसका आ रहा है, एक्सॉन का। तो ये जो डिस्टेंस है तो ये कहते हैं एक्सोडेंड्राइड, ये डेंड्राइड है, ये एक्सॉन है, तो ये जंक्शन क्या होगा, एक्सोडेंड्राइड होगा। और बाद का क्या होगा, एक्सॉन का किसके साथ होगा, एक्सॉन का एक्सॉन के साथ होगा। तो इनके एक्सॉन का ये इनके यहाँ पर एक्सॉन का एक्सॉन के साथ जंक्शन होगा, एक्सॉन का एक्सॉन के साथ जंक्शन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोनिक होगा। क्लियर? फिर देखिए सोमा, सोमा कहते हैं किसको भला, ये अपना ये लफ्ज सोमैटिक निकला है सोमा से। देखो एक होगा एक्सो, यानी कि जो डिस्टेंस होगा किसके दरमियान, एक्सॉन और दूसरा किसके दरमियान होगा, सोमा के दरमियान, एक्सोसोमैटिक। फिर एक जंक्शन होगा किसके दरमियान, डेंड्राइड्स और सोमा के दरमियान, तो डेंड्रोसोमैटिक। और एक होगा कि सोमा और सोमा के दरमियान, यानी कि बॉडी सेल बॉडी और सेल बॉडी के दरमियान होगा, उसे कहेंगे सोमैटिक, सोमैटोसोमैटिक। देखिए आप क्लासिफिकेशन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मिक्स, और इधर से क्या एक्सोडेंड्रोनिक और एक्सोनिक, और ये देखिए फिर क्या एक्सोसोमैटिक और एक्सोडेंड्रोटिक और सोमैटोसोमैटिक। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, ये तीनों पार्ट्स होते हैं एक एक्सॉन के, एक न्यूरॉन के, ये तीनों पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ये क्या सोमा, ये डेंड्राइड और ये एक्सॉन। तो देखिए पहले एक्सॉन का सोमैटिक के साथ, फिर डेंड्रो का सोमैटिक के साथ, और फिर और सोमा के साथ सोमैटोसोमैटिक। ये याद करने का तरीका, सोमैटिक सोमैटिक सोमैटिक, इधर एक्सो डेंड्रो सोमैटो। देखो सोमैटिक सोमैटिक सोमैटिक, एक्सो डेंड्रो और सोमैटोसोमैटिक। तो ये इस तरह की बेटा क्लासिफिकेशन है। तो अब एक दफ़ा फिर मैंने थोड़ा सा रिपीट कर ले, तो साइनेप्स एक बेसिकली जंक्शन पॉइंट है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स हैं, जिसमें एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से होती हुई दूसरी न्यूरॉन की तरफ ट्रैवल करती है। ओके, फिर इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर है साइनेप्स के 3 एंड होते हैं, प्री साइनेप्टिक एंड, पोस्ट साइनेप्टिक एंड और साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। फिर आगे क्लासिफिकेशन है 2 तरह की, एक है बेस्ड ऑन द फंक्शन, एक है बेस्ड ऑन द फंक्शन। जब बेस्ड ऑन द फंक्शन होती है तो 3 है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मिक्स। और जब हम स्ट्रक्चर की तरफ करते हैं तो देखो एक्सॉन के बाद डेंड्राइड आता है, तो एक्सोडेंड्राइड और एक्सॉन के दरमियान। फिर है देखो सोमैटिक, कौन सा, एक्सोसोमैटिक, डेंड्रोसोमैटिक और सोमैटोसोमैटिक, ये क्लासिफिकेशन। तो इस तरह आज हमने साइनेप्सिस की क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली। थैंक यू।